हेलो एंड वेलकम टू कश्मीर ईगल आई। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकल आया है कि JNK में जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी और डिलिमिटेशन कमीशन जब अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी अकॉर्डिंग टू अमित शाह होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो है JNK में फिर उसके बाद इलेक्शंस करवाए जाएंगे। राइट नाउ आई एम जॉइंड बाय मिस्टर गुलजार अहमद वानी। ही इज़ एन एक्स MLA फ्राम शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी एंड जो है इसकी ही बिलोंग्स टू है कांग्रेस पार्टी। जो ये स्टेटमेंट सर आया है, जो अमित शाह ने जो ये स्टेटमेंट खुद दिया है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो स्टेटमेंट दिया है कि अब जल्दी ही JNK में हम इलेक्शन करवाएंगे जो ही डिलिमिटेशन कमीशन अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो हाउ डू यू लुक एट हिज स्टेटमेंट सर गिवन बाय अमित शाह? आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से सर देखते हो? जहाँ तक कि वज़ीर दाखिला हमारे मुल्क के हैं अमित शाह जी, जहाँ तक कि उनके स्टेटमेंट जो आया है उनका कि जम्मू और कश्मीर में हम चुनाव करने जा रहे हैं इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द डिलिमिटेशन, तो ठीक है, उन्होंने वैसे तो होम मिनिस्टर एक जिम्मेदार मिनिस्टर की हैसियत से जो उन्होंने अपना बयान दिया है, तो ठीक है, हम उसका खैर मकदम करते हैं अगर रियासत जम्मू और कश्मीर में चुनाव हों, क्योंकि पिछले 3 साल से 3.5 साल से चुनाव नहीं हुए। जब 2 डेट बनता था, 2 टर्म बनता था, नहीं हुआ। बहरहाल अभी लग रहा है कि मरकजी सरकार की वो करनी जो है उसमें बहुत तजाद होता है, दिखाई दे रहा है। जिस तरह के उन्होंने पिछले 3.5 साल से कहा कि हम जम्मू और कश्मीर में जमहूरियत को बहाल करना चाहते हैं, हम चुनाव करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक रियासत में चुनाव नहीं हुए। लोग भी परेशान हैं, लोगों के भी काफ़ी मुश्किलात हैं। एक जो सरकार जो इस वक्त चल रही है वो इसमें अफसरों के ज़रिए चलाई जा रही है, ब्यूरोक्रेट्स के ज़रिए चलाई जा रही है। ये कभी भी एक पॉपुलर सरकार का न्यामुल बदल नहीं बन सकता है। इज़ नॉट एन अल्टरनेटिव टू ए पॉपुलर गवर्नमेंट। एक जमहूरी निज़ाम में जो लोगों की शरकत होती है, उनकी पार्टिसिपेशन होती है, चुनाव के ज़रिए अपने नुमाइंदों को चुनते हैं, तो वो एक्सपेक्टेशन हमें ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम से नहीं होता है, ये कभी न्यामुल बदल नहीं हो सकता है। तो इसलिए मुल्क के रहनुमाओं ने इस मुल्क को एक जमहूरी मुल्क बनाया है और हिंदुस्तान दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत मानी जाती है। ये मुल्क माना जाता है कि ये सबसे बड़ी जमहूरियत है दुनिया में। तो इस जमहूरियत को 4 चांद लगाने के लिए, इसको ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए लोगों की पार्टिसिपेशन सरकार बनाने में लाजमी है। तो लिहाजा हम चाहते हैं, अगर होम मिनिस्टर का ये बयान सही है कि हम करेंगे, हम चुनाव करने जा रहे हैं, तो वी वेलकम दैट स्टेप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टेप है आगे, तो उनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। कभी ये कहते हैं चीज़ों के बारे में कहते हैं, लेकिन द वे दे एक्टेड फॉर लास्ट 3 years जो उन्होंने यहाँ किया है, तो अभी हमें नहीं लग रहा है कि क्या पता है कि और कोई ख्याल उनमें डेवलप हो जाए। तो लिहाजा अगर करेंगे तो ठीक है, कांग्रेस इज़ रेडी फॉर एवरी इवेंचुअलिटी। हम एक मतलब जमहूरी माहौल में, जमहूरी इदारों में पार्टिसिपेशन के लिए हमारी पार्टी ने हमेशा इसमें हिस्सा लिया है। तो चाहे वो सरपंच का इलेक्शन हो, चाहे वो पंच का इलेक्शन, राइट फ्रॉम पंच इलेक्शन, सरपंच, DDC, BDC, हर एक चुनाव में हमने हिस्सा लिया। वी आर पार्ट ऑफ दिस मतलब डेमोक्रेसी, तो हमें इसमें हिस्सा लेना। डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसमें जो 5 स्टेट मेंबर्स हैं सर, जैसे कि उसमें डॉक्टर अब्दुल्ला सर है और मोहम्मद अकबर सर है, जस्टिस मसूदी सर है, तो वो जो 5 एसोसिएट मेंबर्स हैं डिलिमिटेशन कमीशन के, डिलिमिटेशन कमीशन ने उनको रिक्वेस्ट किया है, उनको बताया है कि आप अपनी सजेशन जो है, आप अपनी सजेशन हमें दे दो। डिलिमिटेशन कमीशन के 5 मेंबर्स जो है, आप अपनी सजेशन दे दो, सो दैट डिलिमिटेशन कमीशन उस सजेशन को डिस्कस करे।
وی نو سر کہ جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے جو ایسوسیٹ ممبرس ہیں انہوں نے پہلے ہی اس کو سیویئرلی کرٹیسائز کیا ہے, ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے رپورٹ کو سیویئرلی کرٹیسائز کیا ہے. آپ کو لگتا ہے سر, ڈو یو تھنک سر کہ دیئر سجیشنز ول بی ٹیکن ٹو اکاؤنٹ؟ دیکھیے, جہاں تک کہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا تعلق ہے, جب سے انہوں نے اپنا کام شروع کیا, وہ جموں میں آئے, وہ سری نگر میں آئے, وہ پہلگام میں بھی آئے, تو اس وقت بھی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, اسٹیک ہولڈرز جو ہیں, ان کے دماغ میں, ان کے ذہن میں تب سے ہی یہ اپریہنشن تھا کہ شاید لگ رہا ہے کہ ان کا جو کام کاج ہے, ان کا جو پروسیجر ہوتا ہے اس کے لیے کہ کیسے اس کو کام کرنا ہے. ہم نے بھی اپنے اپریہنشنز اس وقت بتا دیے تھے, چاہے وہ سری نگر میں تھے, چاہے وہ پہلگام میں آئے, تو ہم نے اپنا سارا کچھ واٹ ایور مطلب جو کچھ ہمیں اس وقت کہنا تھا, جو کچھ ہمارے خدشات تھے, جو کچھ ہماری سجیشنز تھی, جو کچھ ہمارے مطلب خیالات تھے, وہ ہم نے ان کے سامنے بتا دیے. اب بات ہے کہ کس حد تک انہوں نے مانا ہے یا نہیں مانا ہے. لیکن پرماننٹلی جب ہم بات کرتے ہیں کہ کمیشن نے پہلے ہی جو ہمارے ایم پیز, آنریبل ایم پیز ہیں, چاہے وہ جموں کے بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہیں یا جموں کشمیر سائڈ سے ہمارے نیشنل کانفرنس کے ہیں, 3 آنریبل ایم پیز ہیں, انکلوڈنگ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب جو ہمارے سینئر رہنما ہیں, یہاں کے قداور نیتا ہیں, وہ بھی تھے. تو ان کے سامنے جو ان کو بحیثیت ایسوسیٹ ممبرز جو انہوں نے ان کو رکھا, تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ جب پہلی بار ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی, کوئی ان کے پاس کوئی خد خال نہیں تھا, کوئی نقشہ نہیں تھا شاید. تو اس کے بعد جب ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے پتہ نہیں کہاں شروع کیا, کس ہوٹل میں بیٹھے تھے, سری نگر میں بیٹھے تھے, تاج ہوٹل میں بیٹھے تھے, کہاں کیا, تو کیسے کیا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ آج کل کے زمانے میں انہوں نے زیادہ کام لیا ہے, گوگل سے کام لیا ہوگا, تو زمینی جو صورتحال ہے اس کا تھوڑا ہی انہوں نے مطلب سہارا لیا ہے, یا اس کا تھوڑا ہی خیال رکھا ہے. تو جس طرح سے انہوں نے وہ کیا, تو مجھے لگ رہا ہے اٹ از رادر ایک توڑ پھوڑ ہوا ہے. جس کو طرح ہمارے آنریبل پریزیڈنٹ صاحب نے, جو ہمارے کانگریس کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ ایک ڈیواسٹیشن کمیشن ہے, تو ایک توڑ پھوڑ کمیشن کی حیثیت سے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے. تو ہمارے جو ایسوسیٹ ممبران تھے, آنریبل ممبران جو تھے, انہوں نے بھی مطلب صحیح طریقے سے نمائندگی نہیں کی ہے, اور انہوں نے اپنی آواز کو صحیح طریقے سے ان کے کانوں تک پہنچائی ہے, ان کو اس مطلب راغب کر دیا اس طرح. اگر ڈیلیمیٹیشن کمیشن جو رپورٹ ہے, اگر اس میں کوئی ماڈیفکیشن نہیں ہوتی ہے سر, رپورٹ میں کوئی ماڈیفکیشن نہیں ہوتی ہے, جیسے رپورٹ ہے, اگر اس کو ایسے ہی اپروول ملا سر, ول کانگریس کنٹیسٹ الیکشنز ان؟ دیکھیے, کانگریس ہمیشہ الیکشن رہے گی, الیکشن لڑے گی. کانگریس مطلب کانگریس کیوں نہیں لڑے گی؟ کانگریس ایک پارٹی ہے, وی بلیو ان دا ڈیموکریٹک سسٹم, ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں. کس علاقے کو کس ایریا کے ساتھ یہ جوڑ دے, کس پہاڑ کو کس پہاڑ کے ساتھ یہ جوڑ دے, ایون دین کانگریس پارٹی یہ چناؤ لڑے گی. ہم اس کے لیے تیار ہیں. کتنے بھی اس میں یہ بادائیں, یہ مشکلات, یہ اوبسٹرکشنز, یہ اوبسٹیکلز پیدا کرے, ایون دین کانگریس پارٹی از ریڈی ٹو کنٹیسٹ ان ایوری مطلب ریسپیکٹ. ہم تیار ہیں, ہم لڑیں گے, یہ چناؤ لڑیں گے, اس میں کیا ہے. اکارڈنگ ٹو جو ڈیلیمیٹیشن کا جو رپورٹ آئی ہے, اس میں یہ بتایا گیا کہ جو شانگس کانسٹیچوئنسی ہے اس کو بھی بائیفرکیٹ کیا گیا ہے, اس کو جو ہے لارنو کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اگر اس کو لارنو کے ساتھ مرج کیا جائے, مطلب جو ڈیلیمیٹیشن کی جو اس کی پرپوزل ہے, تو ٹیل می سر, ول یو کنٹیسٹ الیکشنز فار یور؟ دیکھیے, بات کیا ہے, آپ نے ابھی شانگس کانسٹیچوئنسی کی بات کی. آپ کا کہنا ہے کہ اس کو لارنو کے ساتھ ملایا ہے. آپ اس طرح کہہ دیجیے کہ اس کا سب سے بڑا توڑ پھوڑ جو اس ڈسٹرکٹ میں ہوا ہے وہ شانگس کانسٹیچوئنسی کا ہوا ہے. اٹ از ڈیوائیڈڈ انٹو 4 پارٹس. ایک تو کچھ 12,000-13,000 کے قریب جو ہمارے ووٹ ہیں, جس میں تھوڑا ایس ٹی کا بھی ووٹ ہے, کچھ نان ایس ٹی کا بھی ووٹ ہے,
उसको गाँव लारनू के साथ मिलाया है। उनका अप्रोच नहीं है, उनकी जगराफिया नहीं है, उनकी टोपोग्राफी नहीं है, उनका कोई मतलब मैं समझता हूँ कि किस तरह उन्होंने बनाया है ये। छतरगुल या चाकिलपोरा या ब्राडांगन वाले को लारनू के साथ जोड़ना, कहाँ से वो लारनू से आएगा फिर चाकिलपोरा पहुँच जाएगा, उसको तकरीबन 50 किलोमीटर का फासला तय करना है और फिर पहुंच जाएगा वो चाकिलपोरा। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनको डिसइंटीग्रेट किया। हाँ, इस तरह एक तोड़ फोड़ किया। एक पार्ट उसका लगा 12,500 13,000 के करीब वोट वो लारनू के साथ एसटी किया है। दूसरा पार्ट उसका बना दिया है अच्छाबल साहबाबाद का, तो वो अनंतनाग वेस्ट के साथ रहा है। तीसरा पार्ट उसका किया है अनंतनाग ईस्ट, वो इधर हापतनाड़ और ये नाइल वगैरह आकूरा एरिया जो है उसके साथ जोड़ा है, मटन के साथ, सीर के साथ जोड़ा है। चौथा पार्ट जो है वो सिटी के साथ जोड़ा है, अनंतनाग जो मागरेपोरा, रेनीपोरा, कवारी गाम, ये ब्राकपोरा, डोनी पावा क्या या नुनवी का एरिया है, उसको इसके साथ जोड़ा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी की जो बात शांगस कहीं रखा नहीं है, उन्होंने तोड़ फोड़, मुकम्मल तोड़ फोड़ कर दिया है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो लिहाजा ये तो मुझे लग रहा है कि दिस इज़ एन इनजस्टिस विद द पीपल ऑफ दैट एरिया। जो शांगस की अर्स्टवाइल कॉन्स्टिट्यूंसी थी उन लोगों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। चाकिलपोरा वालों के साथ वी आर नेवर अगेंस्ट एसटी रिजर्वेशन, हम वी आर इन फेवर ऑफ द एसटी रिजर्वेशन। चलो शांगस को ही करना था रिजर्व, अगर कुछ हिस्सा उसका आधा कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा काटा होता तो उस शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने एसटी किया होता। वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन एट ऑल। सेम इज़ द केस लारनू का जो एरिया जो उसके साथ मिलाया है, एसटी के खिलाफ हम नहीं हैं, हम इसके खिलाफ है अगर हम चाहते हैं कि एक मेंबर असेंबली का किसी डोर स्टेप पर पहुंच जाए, नज़दीक हो, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत कम्पैक्ट हो, एक्सेसिबल हो। तो अगर वो चीज़ इसमें नहीं है तो क्या फ़ायदा है डिलिमिटेशन का? व्हाट फॉर मतलब ये है, ये इन्होंने किया है, किस लिए किया है? तो लिहाजा ये लोगों के मुश्किलात में और इजाफा किया है इन लोगों ने। तो मुझे लग रहा है कि ये डिलिमिटेशन जो स्पेशली इन शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी का 4 हिस्सों में बांटना और उसको भी कुछ इनएक्सेसिबल एरियाज़ के साथ मिलाना, दिस इज नॉट गुड। ओके सर, अगर हम देखेंगे ना इस टाइम पूरे इंडिया में इलेक्शन चल रहे हैं सर। अभी यूपी में भी जो है, यूपी में अभी चल रहे हैं सर, उसका वहाँ पे 5th फेज है, और पंजाब में अभी इलेक्शन होने वाले हैं सर। आम आदमी पार्टी के जो प्रेसिडेंट है जो है ये अरविंद केजरीवाल, वो पंजाब गए हैं, उसने वहाँ पे कहा कि अगर आप आम आदमी पार्टी को जिताओगे, अगर उसकी गवर्नमेंट आएगी तो आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे देंगे, आपको फ्री दे देंगे। यहाँ पे हमारे जे.एंड.के में जो अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी ने भी ऐसा ही ऑफर जे.एंड.के जो द पीपल ऑफ जे.एंड.के, उनको भी ऐसा ही ऑफर दिया है सर कि अगर आप हमें जिताओगे, अगर हमारी जो गवर्नमेंट आएगी तो हम भी इलेक्ट्रिसिटी को क्या फ्री दे देंगे, बिजली हम भी लोगों को फ्री देंगे। माय क्वेश्चन इज सर, इस टाइम आप क्या समझते हो कि जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है इसमें कुछ स्पेशल ऑफर है इस टाइम इन इलेक्शंस में जे.एंड.के के लिए? देखिए, जहाँ तक आपने अभी बात की कि मुल्क में कुछ रियासतों में चुनाव हो रहे हैं, स्पेशली आपने मतलब पंजाब की बात की। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जो ऐलान किया है कि हम मुफ्त में बिजली देंगे, तो कांग्रेस की सरकार ने पहले ही वहाँ वो कदम उठाया है और उनको मुफ्त बिजली दी है वहाँ। उनके मैनिफेस्टो में है वो नहीं, मैनिफेस्टो के बगैर भी जो हमारे चीफ मिनिस्टर वहाँ नए वो सरदार चन्नी सिंह जो बने वहाँ चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के, उन्होंने ऑलरेडी वो किया है। जे.एंड.के के बारे में मतलब कांग्रेस के बारे में इट इज़ ईजियर टू से दैन टू डू। अभी उनको मालूम है, अपनी पार्टी वाले तो यहाँ कहेंगे हम सब कुछ मुफ्त में देंगे यहाँ, तो उनको मालूम है हम यहाँ आने वाले नहीं हैं, ना हमारी बात सुनने वाला कोई है। तो चलो फेंक दो ये थोड़ा बहुत इस वक्त मैदान में कि चलो अपनी पार्टी ये करेगी, आम आदमी पार्टी ये करेगी, मतलब वोट बैंक के लिए। हाँ, वोट बैंक के लिए। लिहाजा हम चाहते हैं कांग्रेस एक अच्छा मंशूर देगी, एक मतलब जो पीपल फ्रेंडली मंशूर होगा। वो जब चुनाव सामने आएंगे, जब ये इसका सिलसिला शुरू होगा, तो अकॉर्डिंगली उस वक्त हम अपना मंशूर दे देंगे और बेहतरीन मंशूर होगा, सबसे अच्छा मंशूर जो रियासत जम्मू कश्मीर के लिए होगा वो कांग्रेस का मंशूर होगा। लास्ट टाइम जब आप एमएलए बने थे सर लास्ट टाइम, तो उसके बाद क्या हो गया 2018 में 2018 में जो कोalition गवर्नमेंट थी बिटवीन बीजेपी एंड पीडीपी, फिर उसके बाद जब बीजेपी ने विड्रॉ किया तो उसके जो गवर्नमेंट थी वो कोलैप्स हो गई। अनफॉर्चुनेटली जो आपका टेन्योर है वो आपको हाफ ही में मिला है, तो हाफ टेन्योर भी बाकी था।
تو ڈو یو تھنک سر کہ جو اپنے ڈیولپمنٹس کرنے تھے اپنے جو آپ کے ایریا ہے جہاں چاہے گاؤں ہے چاہے مطلب چاہے اربن ایریا ہو چاہے رورل ایریا ہو جو ڈیولپمنٹس کرنے تھے آپ ان میں مطلب ناکام ہوئے مطلب وہ ڈیولپمنٹس نہیں ہو گئے آپ کے جو ہے آپ کے حساب سے وہ ڈیولپمنٹس نہیں ہوئے اس کا کوئی اثر پڑا اس کو جو آپ کو یہ ہاف ٹینیور ملا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں ناکامی کی تو بات نہیں کر رہا ہوں. میں ایم ایل اے بنا 3 سال تک سرکار چلی اور ان جو 3 سال گزرے میری نمائندگی کے اس میں بھی بیچ میں ایسی کچھ چیزیں پیدا ہو گئی. پہلے تو مفتی صاحب نے 4-5 مہینے لگا دیے تو وہ حلف نہیں لے رہا تھا, سوچ رہا تھا کہ کس کے ساتھ الائنس کروں کیا کروں, تو فائنلی ہی ایونٹ بی جے پی. تو اس کے بعد مفتی صاحب گزر گئے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا کرے, وہ گزر گئے اس دنیا میں نہیں رہے. تو 1 سال کے بعد پھر دوبارہ ایک مطلب پولیٹیکل ایک ڈیولپمنٹ ہو گئی کہ مفتی صاحب کے مرنے کے بعد ان کے وفات کے بعد محبوبہ جی کچھ ریلیکٹنٹ رہ گئی کہ بیٹھ گئی گھر میں, کہنے لگی کہ نہیں ابھی نہیں کروں. 4-4.5 مہینے اس نے بھی لگا دیے. تو اس کا مطلب ہے کہ مفتی صاحب کے 4 مہینے اور وہ 4 مہینے تو مجھے لگ رہا ہے کہ 1.25-2 سال کا ٹائم ٹوٹل میں مجھے کام کرنے کا ملا. اور کچھ ایسی ڈیولپمنٹس بھی ہو گئی بیچ میں چلا کہ کچھ وہ برہان والا معاملہ بھی چلا 1 سال تک, وہ بھی انسرٹنٹی پولیٹیکل انسرٹنٹی رہی. تو اس سے بھی کام کرنے میں کچھ رکاوٹ پیدا ہو گئی. تو شکر اللہ کا اس کے ایون دین بہت کوشش کی ہم نے, چاہے وہ روڈز کا معاملہ تھا, چاہے وہ بجلی کا معاملہ تھا, چاہے وہ پینے کے پانی کا معاملہ تھا, چاہے وہ پل کا معاملہ تھا کہیں, چاہے وہ سڑک کا معاملہ تھا, میگڈمائزیشن کا. تو میں نے بہت کوشش کی کہ کسی حد تک ہم اس میں کامیاب رہے. تو لہٰذا مجھے لگ رہا ہے کہ جو 30 سال تک بھی رہتا ہے کوئی نمائندہ, 20 سال تک بھی, 12 سال 15 سال تک بھی رہتا ہے, اس کے بھی سارے مسائل وہ نہیں کر پاتا ہے. لہٰذا دیر آر ڈے ٹو ڈے پرابلمز ود دا پیپل. تو اس میں تو جتنا میرے سے ہو سکا تو اس میں یہی کہوں گا کہ ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ میں نے وہ اپنا فرض نبھایا, اور اس میں جو کچھ ہم سے ہوا تو اتنا تو ہم کر پائے. لہذا ہو سکتا ہے کہ کہیں ہمارے, میں نہیں کہوں گا کہ سارا کچھ میں نے کیا, تو ہو سکتا ہے کہیں کچھ مطلب چیزیں رہتی ہے, کوتاہیاں رہتی ہے, وہ تو میں مانتا ہوں. تو لیکن ایون دین میں نے بہت کوشش کیا کہ ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اپنا فرض نبھایا, وہ میں نے کر. سر ایک جو ہے الزام ہے آپ پہ مطلب لوگوں کا, لوگ ایسے بول رہے ہیں کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو گلزار صاحب جگہ جگہ پہنچتے ہیں, چاہے پار پلنگ ایریا ہو, چاہے سٹی ہو, چاہے کوئی بھی ہو سر. تو لوگوں کا کہنا ہے کہ جب گلزار صاحب لاسٹ ٹائم ایم ایل اے بنے تھے پھر اس نے ریچ آؤٹ نہیں کیا سر. تو ڈو یو ایگری سر؟ نو آئی ڈس ایگری. میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. کون سا وہ گاؤں نہیں ہے جہاں میں آفٹر بیکمنگ ایم ایل اے کہاں میں نہیں گیا ہوں. مجھے ذرا وہ کہہ دیں کہ نہیں گیا. ایون آپ کا میں یہاں سے شروع کرتا ہوں, پالپورہ سے, برینٹی سے, یہ تو لوور بیلٹ میں ہماری کانسٹیچوئنسی کا آتا ہے. برینٹی ہے, پالپورہ ہے, ڈونی پاوا ہے, براک پورہ ہے, سندھو ہے, شیلی پورہ ہے. ہر ایک جگہ ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہوا. تو میں خود بھی گیا وہاں. اچھا اس کے بعد اگر آپ اندو کی بات کریں گے, پشرو, پہلو, کوٹھیر کی بات کریں گے تو اندو سے ہی یہ گریوینسز ہے. اندو پشرو یا کوٹھیر. دیکھیے میں نے جو کچھ میرے بس میں تھا میں نے کر دیا. ان کا سی ڈی پہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ یہ سی ڈی ایف کا پلان ہوتا ہے. وہ تو جتنا ان کا حصہ بنتا تھا میں نے دیا. اندو والوں کو دیا, پشر والوں کو دیا, کوٹھیر والوں کو دیا, یہ پہلو والوں وہاں اس ایریا میں کیا. ایون نوگام بتا دیے مجھے کہاں نہیں ہوا ہے, ہر جگہ ہم نے کیا. تو لہٰذا ہاں اب ریچ آؤٹ اس میں یہ کہوں گا کہ شاید ان لوگوں کا ریچ آؤٹ نہیں رہا ہوگا. ہاں دیٹ از دا پرابلم کہ ان کا رابطہ میرے سے نہیں رہا ہوگا. تو ادروائز آئی واز آلویز اویلیبل ٹو دا پیپل آف دیٹ کانسٹیچوئنسی. تو میں نے کیا اپ ٹو لاسٹ. آپ تھمڈن کی بات کرو, آپ میگڈمائزیشن اگر آج دیکھو گے میرے ٹینیور میں جو ہوا, یو ول فائنڈ اے میگڈمائزڈ روڈ اپ ٹو دا لاسٹ ہاؤس آف دا کانسٹیچوئنسی تھمڈن. تو اس سے آگے بھی آپ دیکھو گے ساکل پورہ کا ایریا تھا, چھترگل کا ایریا تھا, یا اس سائڈ جو ہمارا رینی پورہ, برا وغیرہ کا ایریا ہے, اس میں ساری جگہوں پہ ڈیولپمنٹ کا کام ہوا. روڈز بنائے ہم نے. آپ کا ابھی مٹن اچھبل کا روڈ آپ دیکھیے,
अंडर CRF हुआ. आप ये देखिए गोपालपुरा का रोड जो उधर जाता है शांगस, अंडर CRF उसमें पुल उधर यू विल फाइंड ए ब्यूटीफुल ब्रिज, यहाँ जो लॉन्गेस्ट ब्रिज जो बन रहा है तेलवनी में. तो वो जो खुंद्रू यस दैट वाज ए लॉन्ग चेरिश डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ दैट एरिया, और वो मैंने कर दिया और अभी बन रहा है. वो पुल बन रहा है, लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द कॉन्स्टिट्यूंसी, वो मैंने कर दिया. इसी तरह आप ये देखो, ये देखो ब्राकपुरा, ये कंगनहाल तेलवनी छतरगुल रोड जो बहुत ही खस्ता हालत में था, तो आज यू फाइंड ए ब्यूटीफुल रोड. तो वो है लाजमन है, कर दिया हमने. जो हमने नहीं किया तो मैं कैसे कहूँ मैंने कर दिया, जो मैंने किया तो वो मैं कहूँगा कि मैंने कर दिया. सर आपका एक भी चाकिलपोरा की बात करता हूँ मैं, लास्ट विलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ हायर सेकेंडरी मैंने दिया उनके लिए. मैंने सोचा गरीब लोग हैं, नहीं जा सकते हैं अनंतनाग, नहीं जा सकते, छतरगुल तक किराया लगता है उनका 40-50 रुपया का किराया, तो लिहाजा उन बच्चों के लिए वहाँ हमने हायर सेकेंडरी 10+2 का जो मतलब 12वीं जमात पास करके फिर जहाँ चाहे वहाँ तालीम हासिल कर सकते हैं, तो वो हमने कर दिया. इसी तरह सेम इज द केस में D2 में एक हायर सेकेंडरी दे दिया, वहाँ के गरीब बच्चे पढ़े, तो लिहाजा ये हमारा काम रहा. और सर माय लास्ट क्वेश्चन कि इट इज अज्यूम्ड नाउ कि जो इलेक्शंस है सितंबर के महीने में तकरीबन अभी ये पॉसिबल है सितंबर के महीने में इलेक्शंस जो है विल बी कंडक्टेड इन J&K सर. Sir, my question is on the ground level. जो main sitting parties है like PDP, like NCN, like PCC. According to them, मतलब उनके हिसाब से कि उनका ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड है इस टाइम, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड है. तो मतलब this is a cut throat competition ना सर. अब लास्ट टाइम तो आपने बड़ी बहुमत के साथ जीता था, तो इस जो है इस कंपटीशन के बारे में जो भी है, जो ग्राउंड लेवल पे जो ये कंपटीशन है जहाँ पे आपको मतलब मेन सिटी पार्टीज PDP, NCN, PC को फेस करना पड़ेगा, तो इस टाइम आपका ओपिनियन क्या है कि आप इस टाइम भी स्वीप कर पाएंगे, आप इस टाइम भी बहुमत के साथ जीतेंगे सर? देखिए बात यह है कि अभी चुनाव सामने नहीं है, अभी अज्यूम करते हैं हम कि किसी महीने में नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, मार्च में होगा, ये तो हम अज्यूम करते हैं. बट जब सामने आएगा, बट ऑन द ग्राउंड पॉलिटिकल इंटरेक्शंस हैज बीन स्टार्टेड, वो तो मतलब हो गई पॉलिटिकल इंटरेक्शन विद द पीपल, वो तो होता रहता. वो उसी वक्त से शुरू हुआ जब महबूबा जी की सरकार गिरी, तो तब से शुरू हुआ. तो आज भी लोग कह रहे हैं. अब ये है कि हमारा ये है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू और कश्मीर में तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू किया, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, मतलब जो उन्होंने वो लड़ा रहे हैं, वो करते हैं कि तबकाती लड़ाई शुरू कर दी. गुजर और बकरवाल और पहाड़ी और कश्मीरी और नॉन कश्मीरी, हिंदू और मुसलमान, शिया, सुन्नी, इस तरह के जो मतलब ये लड़ाइयाँ इन्होंने यहाँ मतलब शुरू कर दी है. इसके पीछे क्या रीज़न क्या है सर? अगर वो तो इलेक्टेड पार्टी, ये इनकी पॉलिसी है. दिस इज़ एन RSS पॉलिसी. ये इनकी पॉलिसी है कि लोगों को सेक्शंस में, सब सेक्शंस में डिवाइड करना, वो ना तोड़ फोड़ करना. फ़ायदा क्या मिलेगा इनको? तो फ़ायदा यही मिलता है. आप देख रहे हो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है इस वक्त. वो कोई डेवलपमेंट की बात, जहाँ भी चुनाव डेवलपमेंट की बात नहीं है, या मंदिर की बात है, या मस्जिद की बात है, पाकिस्तान की बात है, उग्रवादी की बात है, नॉन उग्रवादी की बात है, यही चल रही है. कोई डेवलपमेंट की वो बात नहीं करते हैं हिंदुस्तान में. सेम इज़ द केस विद जम्मू एंड कश्मीर. यहाँ भी गुजर को लड़ाओ पहाड़ी के साथ, पहाड़ी को लड़ाओ गुजर के साथ, कश्मीरी को लड़ाओ गुजर के पंजाबी के साथ. तो इस तरह का जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया है, मुझे नहीं लग रहा है कि चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, चुनाव होता है, चुनाव मतलब ये तो मतलब मामूल हमारे लिए एक जमहूरी निज़ाम में मामूल का काम है.
लेकिन जिस तरीके से ये लोगों को बांट रहे हैं, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है यहाँ जम्मू कश्मीर में। लिहाजा इस लड़ाई को लड़ने के लिए मेरे पास इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का मामला नहीं है या पीडीपी का मामला या और किसी जमात, मेरे पास मामला ये है कि हम किस तरह रियासत जम्मू व कश्मीर की भाईचारा को बचा दें, ये हमारे सामने सबसे बड़ा मसला है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए हम सब लोगों को इकट्ठे होना चाहिए, तब कौन जीतेगा, कौन कहाँ जाएगा, कौन कैसे। आप देखिए तोड़ फोड़ की जो पॉलिसी है, इसने नेशनल कॉन्फ्रेंस भी परेशान है इस वक्त की। ठीक है, शांगस का एक हिस्सा मिलाया है पहलगाम के साथ, एक हिस्सा मिलाया है बिजबेहड़ा के साथ, एक हिस्सा मिलाया है काजीगुंड के साथ, एक हिस्सा मिलाया है यहाँ। तो क्या 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 सियासत करेंगे? अब मालूम नहीं कहाँ कौन नेशनली है, कहाँ कौन कांग्रेसी है, कहाँ कौन पीडीपी वाला है। दिस नॉट नोन टू वी पीपल इवन। तो अब एक नए चीज़ में जाना है, हमें एक नया सिलसिला शुरू करना है। तो इन दैट केस मुझे लग रहा है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग, यहाँ के खासकर बिलखुसूस कश्मीर के लोग, इन चीज़ों को, इस तोड़ फोड़ का डट के मुकाबला करेंगे। और जो भी हमारी मेन स्ट्रीम है, चाहे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, पीडीपी है, वट एवर इट इज़, तो उनको उनके हक में वोट देंगे और ऐसे ताकतों को रिजेक्ट करेंगे जो इस it does not matter who will win. क्रिमिनल हार्मनी को, जो इस मतलब यहाँ के वो इस माहौल को, भाईचारे को जो पारा पारा करना चाहते हैं, उन ताकतों के खिलाफ लड़ेंगे और उनको नाकाम बना देंगे। मतलब ये आपके लिए मैटर नहीं करता है कि who will win? यस, हमारा ये है कि हम इस रियासत की जम्मू कश्मीर के तशख्खुस को कैसे बचा देंगे। दिस इज़ द इशू बिफोर वी पीपल। हमारा तो चुनाव का तो ये आशा, मैंने कहा ना आपको, कभी आज किसी को ये मालूम ही नहीं है कि हम कहाँ लड़ेंगे, क्या करेंगे, कहाँ नेशनली है, कहाँ कांग्रेसी है, कहाँ पीडीपी वाला। ये जिसना अभी एक हिस्सा है हमारा, तो मुझे विजिबल है वहाँ के हमारे कांग्रेसी हैं, लेकिन जब कल चुनाव लड़ना होगा इस मटन एरिया में, तो मालूम नहीं कौन क्या है वहाँ। तो ये चीज़, इस चीज़ का मुकाबला करने के लिए मुझे लग रहा है कि इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ हम सब लोग लड़ेंगे इसको, और इनके इनके ये जो इविल डिज़ाइंस हैं उनको हम नाकाम बना देंगे। हम देखते हैं सर, जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का 2 यूनियन टेरिटरीज़ में, और उससे पहले यहाँ एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई, आर्टिकल एब्रोगेट कर दिया गया 370 एंड 35A, और अब जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो 7 सीटें बढ़ा रहा है, जम्मू के लिए 6 और कश्मीर के लिए 1। तो हमको नहीं लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, या हम ये कह सकते हैं कि जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है कश्मीर का, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बात ये है कि जहाँ तक कि इन हालात का ताल्लुक़ है, जो इस वक्त सरकार है, मरकज़ी सरकार, पिछले 70 साल से उनका ये एम रहा, ऑब्जेक्टिव रहा, उनका एक एजेंडा रहा कि रियासत जम्मू और कश्मीर को किस तरह हम डिवाइड करें, किस तरह इसका पारा पारा करें, किस तरह इसको टुकड़ों में तकसीम करें। तो एक मौका मिला ऐसी ताकतों को सामने आने का। उन्होंने जम्मू और कश्मीर के तशक्कुस को ख़त्म कर दिया, इसकी वहदानियत को ख़त्म कर दिया, इसकी एंटिटी को ख़त्म कर दिया और इसको हिस्सों में बांट दिया। जो जम्मू व कश्मीर कभी एक मुल्क हुआ करता था, जो जम्मू व कश्मीर कभी इसकी अपनी एक शनाख्त थी, कभी अपनी एक करेंसी थी, कभी अपना एक वजूद था, उस वजूद को ख़त्म करने में उन्होंने कोई कसर बाकी न रखी, उनको इसको टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम कर दिया। तो लिहाजा ये बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए कि इन्होंने अपने उस 70 साल पुराने एजेंडे को, जो आरएसएस का, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, उसको उन्होंने इसका इम्प्लीमेंटेशन करवाया। लाइक सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है सर, अगर डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के तहत हम देखें तो उनका बेसिक क्राइटेरिया होता है पॉपुलेशन, और कंसिडरेशन में रखा जाता है टोपोग्राफी, एक्सेसिबिलिटी एट्सेट्रा। तो यहाँ पॉपुलेशन को जो है उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है, जो क्राइटेरिया उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है, और जो कंसिडरेशंस हैं उनको अकाउंट में किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं लगता डिलिमिटेशन कमीशन पे सेंट्रल पावर का एक इन्फ्लुएंस है, और वो सेंट्रल पावर जो चाहती है वही डिलिमिटेशन कमीशन कर रहा है इस टाइम? बात यह है कि जहाँ तक आपने कहा पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। हाँ, क्राइटेरिया ये है। फिर टेरेन देखना है क्या है, फिर जोग्राफिकली टोपोग्राफी देखनी है किसी एरिया का क्या है,
मुझे लग रहा है इन्होंने एक तोड़-फोड़ कमीशन बना दिया, एक डिवास्टेशन कमीशन बना दिया, जिसने एक बेहतरीन खदखाल अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का था, किसी हल्के इंतखाब का था, एक बेहतरीन खदखाल, तो उसको डिशेब उन्होंने ख़त्म कर दिया, उसको मसक कर दिया। तो लिहाजा अभी आप अनंतनाग में हम देखेंगे कोकरनाग का वजूद ही कहीं नहीं रखा है, शांगस का वजूद कहीं नहीं रखा है, ओम चालीबू का वजूद कहीं नहीं रखा है, और यहाँ के लोगों को तकलीफ देने के लिए उधर दूसरे एरिया में उनको डाल दिया, उनको उनके ये ख़त्म हो गया, उनको वहाँ उस तरफ मतलब उसमें डाला। तो लिहाजा ये लोगों की मुश्किलात को हल करने के लिए डिलिमिटेशन नहीं है, ये लोगों के मुश्किलात में इजाफा करना, अजाला करने के लिए नहीं, अजाला इजाफा करने के लिए ये डिलिमिटेशन कमीशन बना है। तो लिहाजा मुझे नहीं लग रहा है कि इन्होंने सही तरीके से, अच्छे तरीके से इसमें काम किया है। सर अगर मैं यहाँ पे देखूँ सर, जो 3 मेंबरान हैं कश्मीर के इस डिलिमिटेशन कमीशन एसोसिएशन एसोसिएट मेंबर्स जो हैं, तो ये तीनों नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं सर। तो ऐसा नहीं लगता कि जो और 2 बड़ी पार्टीज़ हैं JNK की, लाइक जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है? देखिए, उनका यही था कि कांग्रेस को दूर रखने के लिए, दूसरी पार्टियों को दूर रखने के लिए। अब यह है कि लोकसभा के चुनाव में यहाँ के लोगों ने हमें वैसे उस किस्म का बहुमत नहीं दिया था कि हमारा कोई यहाँ न जम्मू में और न कश्मीर में हमारा कोई MP बन सका हमारी पार्टी का। नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया और जम्मू में BJP को मैंडेट दिया। लिहाजा एक क्राइटेरिया बना दिया डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम, ये तोड़ फोड़ वाला काम आसान करने के लिए उन्होंने सिर्फ इन 2 जमातों के जो मतलब नुमाइंदे हैं उनको बायसीटी MPs, उनको एसोसिएट मेंबर उसमें रखा। तो उनका क्या काम था, वो किस हद तक कामयाब हुए, किस हद तक हमारी रिप्रेजेंटेशन करने में वो कामयाब हुए या नाकाम रहे, वो लोगों के सामने है। अगर वो कामयाब हुए हैं अपनी बात रखने में तो लोगों के सामने है, अगर नाकाम रहे हैं कि लोगों के सामने है। तो लिहाजा वो उनका काम था, हमें वहाँ रिप्रेजेंट करने का उनका काम था। किस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है वो तो वही जानते हैं। लिहाजा जो सामने आ रहा है इस वक्त, जो लोगों के सामने है, जो आवाम के सामने है, जो देश दुनिया के सामने चीज़ें हैं, तो उसका मुझे लग रहा है कि सारे लोग अपोज कर रहे हैं। तो लिहाजा लोगों के सामने यही है कि तोड़ फोड़ हुआ है। जो सर 7 सीटों का जो प्रपोजल आया हुआ है उसमें से 6 जम्मू के लिए और 1 कश्मीर के लिए, तो यह किसी ऐसी बात की तरफ इशारा नहीं कर रहा है कि BJP wants an independent government here? देखिए, जहाँ तक BJP का ताल्लुक, मैं आज भी ये कहना चाहता हूँ कि वो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है कि BJP ऑन इट्स ओन यहाँ कोई सरकार बनाई दे जम्मू कश्मीर में। अगर वो किसी रीजनल पार्टी को मतलब उसमें इन्वॉल्व करते हैं तभी वो कामयाब, अदरवाइज़ दे आर नेवर सक्सेसफुल। वो कभी कामयाब नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने में कभी सफल नहीं रही, कभी कामयाब नहीं रहेगी। अब पता नहीं रीजनल पार्टीज़ का क्या होता है चुनाव के बाद। पहले तो एक बात कहते हैं, चुनाव के बाद दूसरी बात उनकी होती है, तो उनका काम है। हम यही कहते हैं कि जो इन्होंने तोड़ फोड़ के जो 7 सीटें, आप अभी 7 सीटों की बात कर रहे हो, ये उनका एजेंडा है। सिंस फ्रॉम द डॉन ऑफ इंडिपेंडेंस ये रहा है कि जम्मू कश्मीर को किस तरह हम वो तोड़ फोड़ करें, किस तरह इसको बाइफरकेट करें, वो उनका काम रहा। तो आज वो एजेंडा वो फुलफिल कर रहे हैं उनका। नहीं सर, ऐसा देखा जाता है कि जो इंडिया है, जैसे ही कोई ना कोई वो इलेक्शंस की बात आती है तो ऐसी कोई बात हो जाती है कि जिससे देश पूरा डिस्टर्ब हो जाता है सर। लाइक अभी हमारे यहाँ अगर इलेक्शंस करवाने हैं तो डिलिमिटेशंस का यहाँ पे बात चली, कर्नाटका में देखेंगे तो हिजाबरों की बात हो गई। तो ऐसा नहीं लगता सर कि इलेक्शंस के टाइम पे BJP ऐसा कोई एजेंडा लाती है कि जिससे जो है मैनिपुलेट हो जाते हैं माइंड लोगों के? देखिए, बात यह है कि हमारे सामने जब मुल्क में हम मुल्क की बात करते हैं, कांग्रेस के सामने डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, कांग्रेस के सामने वेलबीइंग का प्रोग्राम है। जहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, जब कहीं भी देश के किसी भी कोने में जब चुनाव होता है या मुल्क में जब चुनाव होता है,
तो सेंटिमेंटल मतलब इश्यूज़ जो ये उठा रहे हैं, इमोशनल इश्यूज़ जो उठा रहे हैं, कभी हिंदू की बात करते हैं, कभी मुसलमान की बात करते हैं, कभी सेक्शन की बात कभी इस सेक्शन की बात करते हैं, तो इसी आधार पर ये अपना सारा काम करते हैं। तो इनका कोई डेवलपमेंटल एजेंडा उनके पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई डेवलपमेंटल एजेंडा नहीं है। इसीलिए जब भी मुल्क में, देश में, रियासत में, किसी भी मुल्क के किसी भी कोने में जब कभी चुनाव की बात होती है तो इनकी बातें और कुछ होती है। फिर यही हिंदू मुसलमान करके, सिख ईसाई करके, गुजर बकरवाल करके, पहाड़ी वगैरह करके यही बातें उठाकर इसी पर ये अपना गुजारा करते हैं और यही बातें चुनाव में उनके सामने आती है। ओके सर, वन लास्ट क्वेश्चन इज कि ऐसा नहीं लगता हमें कि जो बीजेपी मनमानी कर रही है सेंटर में, ये इस वजह से हो रही है क्योंकि सेंटर में एक स्ट्रांग अपोजिशन नहीं है? इनको हमने, इंडिया ने इनको एक टोटल मेजॉरिटी से जिताया है और दैट्स वाई कि ये जो एक्ट चाहते हैं और ये जो लॉ पास करना चाहते हैं वो करते हैं। देखिए, जो कुछ हुआ ये सब कुछ जो मेजॉरिटी के बलबूते पे करते हैं। अगर हम 370 की बात करें या 35A की बात करें, जिसको इन्होंने हटाया, जिसको ख़त्म कर दिया, ये भी पूरा अपनी वो जो उनका जो है ना, वो मेजॉरिटी का जो बलबूता है, उनका अक्सरियत के बलबूते पे उन्होंने सारा कुछ किया। अदरवाइज़ लोगों के एहसासात, लोगों के जज्बात, लोगों के सेंटिमेंट्स को देखना, उस पर थोड़ा ही ये देख रहे हैं। ये सब कुछ जो करते हैं उसी बलबूते, उसी आधार पर करते हैं कि इनको मुल्क के अवाम ने इनको एक ताकत दिया है, मेजॉरिटी दी है इस पार्लियामेंट में, चाहे वो राज्यसभा का है या लोकसभा में है, उसी बुनियाद पर ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन ये ज़्यादा देर तक चलने वाली बात नहीं है। लोग बहुत ही सोच समझ कर अब फैसला करेंगे और आने वाले ज़माने में, आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि इस किस्म की बातें ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। लोग फैसला करेंगे और एक अच्छा फैसला, मुल्क के अवाम का एक अच्छा फैसला सामने आएगा, जिससे कि यहाँ के हर एक शहरी को मतलब इंसाफ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच सर, आपका टाइम निकालने के लिए सर हमारे लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।